स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त और अन्य लोग जो भी जुड़ेंगे या जो इसको देखेंगे, उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और एक्यूप्रेशर थेरेपी को यह उन्नति और ये ख्याति मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। एस्पस एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज के यहाँ 2 विधाएं हैं। एक्यूप्रेशर विधा में 2 शाखाएं हैं। उन शाखाओं में से एक है चाइनीज थेरेपी और एक है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर।
तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी तमाम किताबें जो है लिखी गई, जैसे सीड थेरेपी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 आ चुकी है। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सीड थेरेपी वॉल्यूम 2 पर। ये पॉकेट बुक्स के रूप में है और इनकी अहमियत बहुत अधिक है और इससे तमाम रोगों का उपचार होता है और ये बहुत सहज भी है। सहज इस मामले में है कि आप इन पॉकेट बुक्स को अपने किसी इष्ट मित्र, बंधु बांधव, जिनको आप देना चाहें दे दीजिए। एक प्रति अपने पास रखिए। जो रोग हो, जब कभी किसी को अवगत कोई कराए कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम को तुरंत ही बताइए, उस पेज को निकलवाइए और कहिए कि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही मेथी पट्टी आपको लगा लेनी है, कोई बहुत अधिक उपचार नहीं करना है। तो बीज द्वारा एक्यूप्रेशर उपचार की ये पद्धति जो है, तो उपचार पूरी तरह से ये वाला जो इस किताब में लिखा हुआ है, आयुर्वेदिक तुल्यार्ता प्रणाली है। तुल्यार्ता प्रणाली वस्तुतः माना जाना चाहिए कि प्रोफेसर पार्कजेवु ने सादृश्यता सिद्धांत बनाया था, जिसके बीज कहीं न कहीं आयुर्वेद में थे। और आयुर्वेद में कहा गया था कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावन्तः पुरुषे और यावन्तः पुरुषे तावंतो लोके। जो भी मूर्तिमान भाव ब्रह्मांड में है वह पुरुष में है, यानी मानव शरीर में है। और जो भी भाव, मूर्तिमंत भाव, मूर्तिमान भाव पुरुष में है, यानी मानव शरीर में है, वो आपके ब्रह्मांड में भी है। उसी के आधार पर प्रोफेसर पार्कजेवु ने माना कि जब ब्रह्मांड से हम मानव शरीर की तुलना कर सकते हैं, तो मानव शरीर को एज ए होल, उसके भी मानव शरीर की एज ए होल की तुलना भी उसके किसी अंग से कर सकते हैं। तो उन्होंने हाथों और पैरों में यह तुल्यार्ता, सादृश्यता का सिद्धांत कहा और उन्होंने कहा कि हम इस पर हाथों में, यानी सुजोग थेरेपी कहा। तो सुजोग थेरेपी का अर्थ था कि सु माने हाथ, जोग माने पैर। सुजोग थेरेपी प्रोफेसर पार्कजेवु की थेरेपी थी और उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई मेरिडियन, चाइनीज मेरिडियन है, जो चाइनीज मेरिडियन थी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की, वो पूरे शरीर में थी, उसको उन्होंने हथेली में स्थापित कर दिया। सबके मूवमेंट कैसे मेरिडियन जाएगी, और उन्हीं कहा कि इन बिंदुओं पर अगर हम कोई उपचार देते हैं तो उसका वही असर होगा जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के किसी पॉइंट पे हम देते थे, पूरे शरीर में कहीं पे दे रहे थे। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इसको आयुर्वेदिक तुल्यार्ता कहा गया। वहां सादृश्यता का कंसेप्ट था और यहाँ तुल्यार्ता उसका सिमिलरिटी प्रिंसिपल कहा गया। और सिमिलरिटी प्रिंसिपल में थोड़ा सा अंतर हुआ कि बस केवल डायफ्राम लेवल पे अंतर हुआ, प्लस डायफ्राम का स्थिति बदलने की वजह से लंग्स और हार्ट की स्थिति में परिवर्तन आया हाथों में, और T1 1 से लेकर T1 7 तक की स्थिति में परिवर्तन आया। दो परिवर्तन स्पष्ट रूप से आए, जिनके आधार पर ये ध्यान देने की बात है कि दोनों थेरेपी में रंग अलग अलग है। तो रंगों पे जब चिकित्सा हम लोग करना चाहेंगे तो रंग पर हम लोग ध्यान जरूर देंगे कि अगर वो चाइनीज सिस्टम से हम लोग कर रहे हैं तो उनके सादृश्यता सिद्धांत पर हम लोग अगर बेस हैं तो वही रंग प्रयोग की जाने चाहिए जो हमारे ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम में है। वहां जैसे वहां पर हार्ट का रंग अगर लाल है तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हार्ट का रंग लाल नहीं है। यहाँ पर क्या है, विब्ग्योर सिस्टम से लिया गया है, वॉयलेट इंडिगो। तो इंडिगो को हम लोगों ने कहा डार्क ब्लू, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इंडिगो को डार्क ब्लू कहा गया। तो यानी हार्ट का रंग जो होगा तो आकाश वायु अग्नि है, तो हमारे पास अग्नि के रूप में, तो हार्ट वायु में है, तो हमारे पास
जो हार्ट है वायु में है, तो यानी इंडिगो, डार्क ब्लू। अग्नि में हम लोगों ने लीवर को लिया, तो लीवर का रंग हमारे यहाँ हल्का नीला हो जाएगा, जबकि वहां पर रंग अलग है और वहां पर लीवर का रंग हरा होगा। तो ऐसे यह ध्यान देने की आवश्यकता। तो हम लोग बात करते हैं बीज द्वारा एक्यूप्रेशर उपचार। मेथी, मटर, चना जैसे कोई भी बीज जो आपके घर में हो, राजमा, चना, मटर, काली मिर्च, गेहूं, कुछ भी जो बीज आप यूज कर सकते हो वो बीज यूज कर सकते हैं, उनमें कोई वो नहीं। कोशिश करिए कि उन बीजों का जरूर प्रयोग हो जो बीज उसके तरह के, जैसे मान लीजिए हार्ट का उपचार करते समय अगर आप सेब के बीज को, एप्पल के सीड का प्रयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप स्टमक के तुल्य स्वादिष्टता पर लगा रहे हैं तो स्टमक जो है बिल्कुल पपीते की तरह होता है, तो पपीते, पपाया सीड को यूज करिए, बहुत बढ़िया है। इन तरह आंखों का इलाज कर रहे हैं आप, तो आंखों में काली मिर्च करिए, तो आंखें बिल्कुल काली मिर्च की तरह इन सब में है। तो वो, तो ये हम लोग अभी आ रहे हैं। पहले देखिए कि ये मानव शरीर को जैसे दिखाया गया है, ये मानव शरीर है, आगे के फ्रंट भाग। तो बाईं हथेली पर देखिए बाहरी शरीर कैसे, अंगूठे में हम लोगों ने सब पूरा सर और गला दिखा दिया है। अब उसके बाद हार्ट को हम लोग डायफ्राम लाइन हम लोगों को दिखाई पड़ रही होगी, ये अंगूठे से ये डायफ्राम लाइन जो है आड़ा यूं काट रही है, वो डायफ्राम लाइन है, उसके ऊपर 2 लंग्स है और हार्ट यहाँ पर पास में हार्ट है, बिल्कुल जहाँ डायफ्राम लाइन है इसी के ऊपर वहां पर हार्ट है। तो इसी तरह यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए उसकी तरफ पूरा बाई हथेली आंतरिक शरीर की बात है, देखिए लंग्स है और ये हार्ट आपको दिखा दिया गया है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन चारों तरफ घेरे हुए है, स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर है, आंखें, नाक, मुंह सब ऊपर, सर ये दिखा दिया गया है आपके गले में, और उसके जो है आपका गर्दन को भी दिखा दिया गया। पैरों, 2 बाहर वाले जो है दोनों हाथ हैं और बीच वाले दोनों पैर हैं। पीछे की तरफ जब देखें तो स्पाइनल कॉर्ड आपको दिखाई दी गई है, तो स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक जा रहे हैं, कोशिक्स तक। 2 किडनी दिखाई दी गई है बीच में, डायफ्राम लाइन के जस्ट नीचे किडनी दिखाई दी गई है और यहाँ किडनी है। और उसी तरह आपका सर्वाइकल जो है गर्दन में, जहाँ गर्दन है वहां पर दिखा दिया गया है, गले के पीछे वाला जितना एरिया है वो। और इस तरह उन्होंने ये मानव शरीर पीछे की ओर है। तो अब हम लोग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। फ्रंट फ्रंट साइड हेडेक, अगर बाहर की तरफ मस्तिष्क के अग्रभाग, फ्रंट साइड में सामने में मस्तिष्क के अग्रभाग में दर्द हो रहा है, फ्रंट हेड, तो उसके करस्पॉन्डेंस कहां पर होगा? यही तो करस्पॉन्डेंस है, ये वाला सामने का भाग, ये सामने का है करस्पॉन्डेंस में, ये करस्पॉन्डेंस बेस्ड है। तो उसके करस्पॉन्डेंस में आप क्या लगा दीजिए, कोई भी चना मटर कुछ भी लगा दीजिए। टेम्पोरल हेडेक है, कनपटी क्षेत्र में दर्द है, तो थोड़ा सा कनपटी में थोड़ा सा ये साइड है, देखिए कनपटी क्षेत्र में थोड़ा सा साइड यहाँ पर आता है, तो यहाँ पे साइड में आपने थम में देखिए, थम में आपको दोनों तरफ आपने सीड लगा दिया, मेथी सीड लगा दिया, 3-4 मेथी सीड इधर लगा दिया, 3-4 मेथी सीड बगल में लगा दिया। टॉप एरिया हेडेक, अगर सर के बिल्कुल टॉप पर हो रहा हो तो कहां पर आप करेंगे? आप पीछे वाले भाग में जाइए, सिर के ऊपरी भाग में दर्द, ये वाला सर का जो भाग है तो ये पीछे की तरफ जाएगा, तो ये यहाँ पर नाखून जहां पर है वहां पर आप लगा दिए, टॉप साइड हेडेक। बैक एरिया हेडेक, अगर पीछे मस्तिष्क सिर के पीछे भाग हो रहा है तो आप देखिए सिर के पीछे उसमें और नाखून के जस्ट नीचे लगा दीजिए, ये आपका बैक हेड करस्पॉन्डेंस है। मेथी लगा दीजिए। आई डिसऑर्डर में आंख इसिम बनानी है आपको, जो बाहर निकला हुआ भाग है, जो जो आप देखिए इस पर तब दिखेगा, जो सबसे नुकीला भाग दिखेगा, एक उठा हुआ भाग निकलेगा, वो नोज टिप है। उस नोज टिप से आप ऊपर थोड़ा सा आंखें, नोज टिप के नीचे मुंह, और कान जो है आपके, देखिए इस एरिया में कान है ये, तो आपका नोज से लेकर के और आंखों तक के बीच में ये कान आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं पर साइड में आप कान बना लीजिए और उस आधार पर आप करिए। तो नाक के करस्पॉन्डेंस में आप मेथी सीड लगा दीजिए।
आई करस्पॉन्डेंस में आप नोट लगा दिए, आपने देखिए 2 आंखें बना करके। उसी तरह नोज आपका है, नोज का करस्पॉन्डेंस में आप लगा दीजिए। फिर माउथ की करस्पॉन्डेंस आप माउथ पे लगा दीजिए, नीचे देखिए माउथ बना हुआ है वहां पे लगा दीजिए। दांतों करना हो तो यहीं पर आप लगा दीजिए, दांतों का भी यहाँ लगा सकते हैं। ईयर डिसऑर्डर मतलब अगर कान में है तो देखिए साइड में कान थोड़ा सा है, साइड में थोड़ा सा कान है ना, इस साइड में लगा दीजिए आप। उसमें 2 3 4 मेथी सीट इधर, 3 4 मेथी सीट लेफ्ट साइड, दोनों का हो जाएगा। टॉन्सिल में देखिए, टॉन्सिल जो है आप गले के नीचे आएगा, यहाँ पर गले में आएगा, तो टॉन्सिल यहाँ पर आएगा। तो इस एरिया के बाद जहाँ गर्दन आ रही है और आपका वो गला आ रहा है, वहीं पर आपको ये लगाएगा मेथी। थ्रोट डिसऑर्डर में वही मोरलेस, थ्रोट डिसऑर्डर में अगर आप माने तो पूरा इस एरिया में, ये गले में है, तो आप पूरे चौड़ी मेथी पट्टी लगा दीजिए। तो उसको थायराइड का डिसऑर्डर होगा तो थायराइड कहाँ है, देखिए थायराइड डिसऑर्डर में दोनों में करिए। क्यों? टीएसएच, टीएसएच पिट्यूटरी और टीएसएच 2 की बात होती है ना, तो हम लोग उसकी बात करते हैं। तो थायराइड डिसऑर्डर में हम लोग मानते हैं कि पिट्यूटरी, क्योंकि टीएसएच T3 T4 टीएसएच, तो T3 T4 थायराइड के प्रॉब्लम के लिए है, यूज होते हैं। और टीएसएच होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो टीएसएच का जो है जो वहां से सीक्रेशन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट। तो हम लोगों ने थायराइड पे नीचे पे गले वाले भाग में लगा दिया और ऊपर इस वाले में, हेड वाले में लगा दिया। तो ये हम लोग का पिट्यूटरी थायराइड दोनों का हो गया। नेक सर्वाइकल, सर्वाइकल का हम लोग का पीछे देखिए, सर्वाइकल का ये देखिए, ये पीछे, ये हमारा सर है, ये हमारा ऊपर वाला सर हो गया, ये वाला, ये जॉइंट, इस जॉइंट के नीचे वाला ये भाग सर्वाइकल का भाग है। तो यहाँ चौड़ी मिट्टी पट्टी आप लगा दीजिए, तो इस तरह हम लोग कर पाएंगे। जनरल हेडेक हो रही है लेफ्ट थंब अपर जॉइंट। अब क्यों उन्होंने कहा कि भाई आपको सामान्य रूप से जनरल हेडेक हो रही है, तो आप केवल लेफ्ट थंब अपर जॉइंट मेथी सीड। तो एक जनरल हेडेक हो रही है तो आप इस वाले जॉइंट पे देखिए, ये हम यहाँ पर हम लोगों ने इस वाले पर हम लोगों ने रखा हुआ है किसको, यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला जो है हमारा वात, उसको वात जॉइंट है, तो वात जॉइंट पे हम लोग रखा हुआ है किसको, यहाँ पर देखिए सर जो है उसके 2, तो ये फिंगर नंबर 9 में हम लोग आत्मा रखा हुआ आयुर्वेद में। और आत्मा में मतलब मस्तिष्क, ब्रेन का हम सारे रखे हुए हैं। तो ब्रेन में 2 हिस्से हम लोगों ने कर लिया कि जो ऊपर वाला एरिया है उसको हम लोगों ने ऊपर वाले जॉइंट में कॉर्टेक्स जिसको कहलाते हैं, और अंदर वाला जो हम लोगों ने उसको कहा कि वो नीचे जो है उसके तमाम सेल्स होते हैं, और वो सेल्स ही निर्धारित होते हैं, वहीं पर हम लोगों ने आत्मा का सेंटर मान लिया है। तो इस वाले जॉइंट पर आप, ऊपर वाले जॉइंट पे, वात जॉइंट पे, वात पित्त जॉइंट पर जिसको बोलते हैं, वहां पर आप मेथी की पट्टी लगा देंगे। ट्रंक, अब देखिए ट्रंक में रीढ़ की हड्डी, स्पाइन डिसऑर्डर में जब हम स्पाइन की, तो स्पाइन हम लोग मानते हैं कहाँ पर, ऐसे हम जब रखेंगे हाथ तो हमारा जो है, जो बीच वाली जो मिडिल रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जो चैनल बनेगा, उस चैनल में नीचे से ऊपर तक पूरा लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक चलेगा, जहाँ जोड़ तक आएगा। तो ये हमारा स्पाइनल डिसऑर्डर होता है। तो इसमें क्या करेंगे, स्पाइनल में कोई भी करस्पॉन्डिंग पी सीड मतलब चना मटर कुछ भी लगा दीजिए आप, इसमें उतने पे आप लगा देंगे। मुझे लगता है शायद मुश्किल से 8 आएंगे, मुश्किल से 8 आएंगे, 4, हाँ मुश्किल से 8 करीब आएंगे। तो 8-9 जो है आप लगा दीजिए। आपको बहुत क्रॉनिक हो गई हो तो आप फिर तीनों चैनल, 3 चैनल आप दिखेंगे, 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल। एक चैनल आपका स्मॉल फिंगर से और रिंग फिंगर की ओर आएगा, एक रिंग फिंगर से मिडिल फिंगर, और एक मिडिल फिंगर से इंडेक्स फिंगर,
तीनों चैनल आएंगे। तो अगर बहुत स्पाइन डिसऑर्डर बहुत क्रॉनिक नेचर की है तो आप तीनों में, तीनों चैनल्स में, देखिए 3 चैनल बने हुए हैं इसमें, ये तीनों चैनल में आप यही लगा दीजिए। ओवर बैक इफेक्ट देखिए आगे वही आ गया कि अगर पूरा आपको लग रहा है स्पाइन साइड चैनल सब, तो सारे चैनल्स में आप लगा दीजिए तो आपको आराम मिलेगा। यूरिनरी ट्रबल्स, अब यूरिनरी देखिए हम लोग ऐसे अगर हाथ हम रखेंगे इस तरह सामने रखा जाता है, तो ये हमारा जो है ये दोनों हमारे पैर हैं और ये दोनों हमारे हाथ हैं, तो यहीं पर तो यूरिनरी ट्रबल वाला आएगा, तो ये जो पॉइंट आएगा वहां पर आप मटर लगा दीजिए। और दूसरा ये देखिए पीछे, पीछे कहाँ पर स्पाइन आएगी, देखिए वो, अरे सॉरी, यहाँ पर पीछे आएगी किडनी, तो किडनी करस्पॉन्डेंस, ये जो किडनी पीछे वाले जो दो पॉइंट है बैक साइड वाले, वो किडनी की करस्पॉन्डेंस है। तो किडनी की करस्पॉन्डेंस में आपने किडनी का वो जो है यहाँ पर ये करके यहाँ पर ये लगा दिया, ऐसे ऐसे आप लगा देंगे तो किडनी का हो जाएगा। तो किडनी और यूबी, क्योंकि किडनी बनाती है यूरिन और यहाँ स्टोर होकर के वो निकलता है, ये ऐसे ऐसे कंसेप्ट है। टेल बोन पेनफुल है, टेल बोन, अब देखिए टेल बोन वहीं पर आएगा, टेल बोन अगर ऊपर से करेंगे तो टेल बोन यहाँ पर आएगा, ये तो जहां पर ये लगा हुआ है वहीं पर ये पॉइंट लगा हुआ कोसिक्स का, कोसिक्स में आपका दर्द हो रहा है तो वहां पर आप लगा दीजिए। यहाँ मेथी नहीं लगाना, यहाँ पर लगाना बड़े जो मटर हो चना हो वहां पर लगा दीजिए। एनएस पाइल्स डिसऑर्डर, अगर आपको पाइल्स हो गई है तो एनएस में करस्पॉन्डेंस वहीं पर मोर और लेस वहीं पर आएगा और उसी पॉइंट पर आप करस्पॉन्डेंस लगा देंगे, जो भी पहले दिखाई दे रहा था ना ये वाला, देखिए वहीं पर सब मोर और लेस वहीं पर है सब तो उसी जगह पर लगा दीजिए। ब्रीदिंग डिसऑर्डर, अब सांस से संबंधित हो रही है तो लंग्स करस्पॉन्डेंस में आप लगा दीजिए, भाई ब्रीदिंग में लंग्स जिम्मेदार है, तो लंग्स में ये वाले दोनों पॉइंट है और ये पॉइंट पर लगा दीजिए। पैल्पिटेशन हो रही है यानी हार्ट का है, तो हार्ट आप देखिए, हार्ट का करस दोनों लंग्स के बीच में हार्ट यहाँ पर आ रहा है डायफ्राम से ऊपर, तो आप उसी पॉइंट पर हार्ट के करस लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट टिल्ट होता है, थोड़ा सा लेफ्ट होता है टिल्ट, मतलब बिल्कुल बीचों बीच ना होकर थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है, तो बस वहां पे लगा दीजिए। इनडाइजेशन, नोजिया, वोमिटिंग, अब देखिए ये वाला तो लीवर और गाल ब्लैडर के करस्पॉन्डेंस पे, तो लीवर हम लोग का राइट साइड आएगा, तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए राइट साइड में लगाने की। हमेशा जब भी कोई भी ऑर्गन अगर आपको लग जाए कि राइट में है तो राइट हाथ का प्रयोग करें, अगर आपको लग जाए कि ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड का प्रयोग करिए। कोई ऑर्गन बॉडी का जो लेफ्ट साइड की तरफ हो उसमें लेफ्ट हैंड का प्रयोग करिए, कोई ऑर्गन जो आपको राइट साइड मालूम है उसमें राइट हैंड का प्रयोग करिए। तो अब राइट हैंड में मान लीजिए लीवर का लगाना, तो लीवर इस राइट साइड में आएगा, तो ये जो करस्पॉन्डेंस है ये वाला बस वही बदल जाएगा, गाल ब्लैडर और लीवर, ये पूरा एरिया लीवर का है इतना एरिया। अगर आप ट्राइंगल बना देंगे तो ट्राइंगल बनाने पर वो लीवर का एरिया आएगा, तो उस लीवर के एरिया में थोड़ा सा इधर फैलता हुआ इधर भी घेरता है, तो ये लीवर का करस्पॉन्ड इसी इसी इन्हीं 3-4 पॉइंट पे आपको लगा देना, 3-4 मटर के लगा देने, तो आपको गाल ब्लैडर लीवर की जो ट्राइंगल वाला पोर्शन होता है उसी में नीचे की तरफ होता है, इसलिए उसको बीच में रखा गया। माइग्रेन हेडेक, देखिए माइग्रेन हो रहा तो लीवर माइग्रेन के लिए जिम्मेदार, गाल ब्लैडर मेरिडियन ऐसी मेरिडियन है जो सर के 3 चक्कर लगाती, तो यानी गाल ब्लैडर मेरिडियन माइग्रेन के लिए जिम्मेदार होगी, प्लस लीवर और लीवर अग्नि, लीवर के लिए अग्नि का हम लोग कर रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार में, तो लीवर और गाल ब्लैडर अग्नि के प्रतीक है, तो वहां पर आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगी माइग्रेन की तो आप इन्हीं लीवर गाल ब्लैडर के उसमें आप ट्रीटमेंट कर दीजिए। फैटी लीवर अगर हो रहा है तो फैटी लीवर में लीवर करस्पॉन्डेंस, देखिए लीवर करस्पॉन्डेंस जो बनाए राइट में बनाना है, बस इतना समझ लीजिए, राइट में बनाना है तो आप यहाँ पर ये है ऐसे बन जाएगा ये, तो यहाँ पर लीवर के करस्पॉन्डेंस में आपको लगा दीजिए। जहाँ लेफ्ट में दिखाया गया वो लेफ्ट में लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर राइट में है तो राइट में जरूर लगाइए, क्योंकि ये प्राइमरी करस्पॉन्डेंस रहता है राइट वाला, और सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस ये सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस से लगाया हुआ है। प्राइमरी सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस दो कंसेप्ट है, जिस साइड में आपका कोई भी ऑर्गन हो उस साइड के हाथ का प्रयोग करने से प्राइमरी करस्पॉन्डेंस, जिस साइड में ऑर्गन हो शरीर में उससे अपोजिट हैंड का प्रयोग करने का मतलब है सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस पर यूज कर रहे हैं। गाल ब्लैडर
स्टोन्स, अब देखिए स्टोन के वही गार्बेरल करस्पॉन्डेंस पे आप लगा दीजिए कोई चना मटर। एपेटाइट एक्सेस, आपको बहुत अधिक भूख लगती है या कम लगती है, तो स्टमक करस्पॉन्डेंस, तो जिम्मेदार कौन है भूख के लिए? स्टमक, तो स्टमक करस्पॉन्डेंस लगा दीजिए। और अगर आप थोड़ा सा और भी, आप थोड़ा सा आप जब धीरे धीरे सीख रहे हैं तो आप ये भी सही कीजिए। मान लीजिए आपको लग रहा है कि स्टमक भूख कम लग रही है, तो भूख कम लगने के कारण ये भी हो सकता है कि आपका स्टूल पास ठीक से नहीं हो रहा है, तो एलआई करस्पॉन्डेंस में लगा दीजिए, 3-4 मटर वहां भी लगा दीजिए। तो आपको उससे क्या होगा कि आपका जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ेगा। अगर एक्सक्रीशन बढ़ेगा तो भूख भी लगेगी, ये भी एक कारण हो सकता है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। एसिडिटी, बर्निंग इन स्टमक, अब देखिए एसिडिटी 2 कारण है। पहले तो इन्होंने का स्टमक करा, पहले पहले स्टमक में अग्नि होती है, जठराग्नि हम लोग बोलते हैं। उस जठराग्नि को हम लोग अगर कहा जाए मॉडर्न साइंस में तो वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो सिक्रीशन होता है। अब स्टमक में अगर समय से आप नहीं खा रहे हैं, एक समय है पर्टिकुलर, तो बॉडी को मालूम हो जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक बॉडी के अंदर है, शरीर में है, लिम्बिक सिस्टम में, तो वो बताती है कि इस समय भूख लगना चाहिए। तो भूख उसी समय लगती है मोरलेस। तो जब भूख लगेगी, भूख लगने का अर्थ क्या है कि वहां पर दो तरह, अगर मॉडर्न साइंस की बात माने तो यानी हमको उसमें मालूम पड़ेगा कि हमारा ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, तो हमको भूख लगेगी। दूसरा, स्टमक हीट जब बढ़ेगी, स्टमक हीट बढ़ेगी मतलब क्या, अग्नि निकलने लगेगी, तो HCl सिग्रेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टाइमिंग है। तो उस टाइमिंग पर वो अपने आप थोड़ा सा सिग्रेशन के लिए कर सकता है। तो अगर ऐसी दशा में आपने खाना नहीं खाया तो पेट में जलन हो सकती है, तो इसी को एसिडिटी बोलते हैं, क्योंकि एसिड निकल रहा है, तो एसिड अग्नि कहाँ जाएगी, अग्नि ऊपर की ओर जाएगी, तो अब ऊपर जाएगी तो आपके पेट में ऊपर की तरफ जलन हो जाएगा, प्लस आपका चेस्ट में भी जलन हो जाएगी। तो स्टमक करस्पॉन्डेंस पे आप लगा दीजिए, प्राथमिक रूप से जिम्मेदार स्टमक है। तो बहुत बढ़ेगा तो लीवर भी जिम्मेदार हो जाएगा, लीवर भी हो जाएगा। पेन डिस्कम्फर्ट इन स्टमक एरिया, स्टमक एरिया में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहीं पर करस्पॉन्डेंस पे आप लगा दीजिए मेथी मटर। गैस्ट्राइटिस है, स्टमक जो गैस्ट्राइटिस माने गैस अधिक बन रही है, तो गैस्ट्राइटिस स्टमक करस्पॉन्डेंस में आप लगा दीजिए मेथी मटर। वीकनेस, कमजोरी आ रही है, तो वीकनेस के लिए जिम्मेदार चाइनीज थ्योरी में ये माना जाता है कि स्प्लीन जो है वो पहले फूड की बनाती है, यानी सबसे पहले फूड बनाने का काम वो करती है। तो अगर आपको भोजन बाय द वे न मिले तो कमजोरी आएगी कि नहीं आएगी? आपको भोजन न मिले, खाना न मिले, और आपको कहा जाए कि मार्केट चले जाइए, तो आप पहले कहेंगे भूख बहुत तेज लगी हुई है, मुझे पहले खाना मिल जाए तब मैं जाऊंगा मार्केट। तो ये फिर अगर और आपको 2-3 घंटे न मिले तो आपको लगने लगे कि शरीर में कमजोरी आ रही है। तो इस कमजोरी के लिए हमारे यहाँ चाइनीज एक्यूप्रेशर में स्प्लीन जिम्मेदार है। वो खाना भोजन भोजन को स्टमक और स्प्लीन दोनों पाचन करेंगे, और उसको चर्निंग करके जो भी करेंगे तो उसमें से स्प्लीन क्या बनाएगी, स्प्लीन की बनाएगी, तो उसको बोलते हैं फूड की। तो स्प्लीन की बनाएगी, फूड की बनाएगी, उस फूड की को ऊपर भेजेगी कहाँ पर, लंग्स और हार्ट में, और वहां दोनों मिल करके बनाएंगे रक्त और ऊर्जा। तो जो फिर वो जो ऊर्जा है और तरल, तो ऊर्जा और तरल लंग्स उनको पूरे शरीर में छितरा देगा, सारे रोम छिद्रों में भर देगा, यानी सारे सारे शरीर के सारे जो शक्तियां हैं वो मिलेगी। तो प्राथमिक रूप से जिम्मेदार स्प्लीन। अगर मान लीजिए स्प्लीन आपने बढ़िया से भोजन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं बढ़िया से भोजन कर रहा हूं, तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लंग्स कहीं ऐसा काम तो नहीं है कि लंग्स नहीं काम कर पा रहा, तो लंग्स जिम्मेदार है। तो लेकिन प्राथमिक रूप से पहले स्प्लीन जिम्मेदार है, तो उसके करस्पॉन्डेंस में स्प्लीन बिल्कुल स्टमक के जस्ट नीचे लूप में फंसी हो, मतलब वो नीचे होती है, लूप में नहीं, लूप में तो पैंक्रियाज होता है, लूप के बगल में होती है, तो वो स्प्लीन होती है, स्टमक के बगल में स्प्लीन इज
इजली टायर्ड, फटीग, आसानी से थक जा रहे हैं, यानी स्प्लीन का कुछ फंक्शन गड़बड़ है, तो उस पर लगा दीजिए मेथी सीड, वो बटर सीड। ब्लड डिसऑर्डर, अब रक्त का है तो आपका रक्त में करस्पॉन्डेंस में क्या, स्प्लीन करस्पॉन्डेंस में रक्त का भी वही काम करती है। आरबीसी को जो मरते हैं वो ब्लड स्प्लीन में ही मरते हैं, वही मारे जाते हैं। तो स्प्लीन जो है कब्रिस्तान भी है, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्रिएशन भी, जनरेशन भी स्प्लीन करती है, तो स्प्लीन करस्पॉन्डेंस लगा दीजिए ब्लड डिसऑर्डर। और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बोथ बोथ इंडेक्स फिंगर मिडिल ज्वाइंट, उसको हम पित्त ज्वाइंट बोलते हैं, बोथ इंडेक्स फिंगर मिडिल ज्वाइंट में आप रस रक्त का ट्रीटमेंट कर दीजिए, रस रक्त का ट्रीटमेंट कर दीजिए, रस और रक्त का, तो भी ठीक हो जाएगा। प्रोलैप्स, स्प्लीन होल्डिंग कैपेसिटी है, होल्ड किसी अंग को अपनी जगह रखना है, स्टमक ढीला हो गया है, यूट्रस हो गया है, लटक रहा है, कोई भी शरीर का अंग लटक रहा है, ब्रेस्ट लटक रहे हैं, स्किन लटक रही है, गाल लटक रहे हैं, गाल से चर्म लटकता है, कोई भी होगा प्रोलैप्स के लिए जिम्मेदार स्प्लीन है यहाँ पर। और हम जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात करें तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में प्रोलैप्स के लिए भी जिम्मेदार हमारे वायु है, तो हम लोग दूसरा अगर ट्रीटमेंट हम और अब करना हो तो हम लोग वायु मामले से फिंगर नंबर 2 यानी लेफ्ट स्मॉल फिंगर के बीच वाले ज्वाइंट पे हम लोग कर सकते हैं वायु को, और फिंगर नंबर 1 और 2 दोनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर के वात बनाते हैं, 1 और 2, तो दोनों के मिडिल, दोनों स्मॉल फिंगर के मिडिल जॉइंट में हम लोग मेथी लगा सकते हैं, ये दृष्टिकोण से कि प्रोलैप्स के लिए जिम्मेदार वायु है, तो वात है, ठीक है, वात वात वायु। इन डाइजेशन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इन मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार कौन है, पैंक्रियाज। कैसे, इसको हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ चीजें समझते जाइए। पैंक्रियाज ऑर्गन हम लोग पढ़े हुए हैं, तो हम लोगों ने इंडाइजेशन कहा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा, तो मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे पहले जब स्टमक से बाहर निकलता है, स्टमक से चर्नी होकर के वो काइल के रूप में या काइम के रूप में निकलता है वो, तो वो सेमी सॉलिड लिक्विड, सेमी लिक्विड के रूप में होता है, और उसका पीएच होता है 1.2 से लेकर 2, इतने हाईली एसिडिक निकलता है। अब इस यहां तक अभी केवल आंशिक रूप से कुछ जल वगैरह का शोषण हो गया है, कुछ कार्बोहाइड्रेट का चेंज हो गया है, कुछ आंशिक रूप से, और अभी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। अब इस समय आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों का होना है, इसमें हाईली एसिडिक है, तो अब आपका कोई काम नहीं बनेगा जब तक इसका पीएच लेवल 7 से ऊपर यानी एल्कलाइन न हो, 7 से 8 की ओर, तो 8 बढ़ेगा, तो 8 में क्या होगा, 8 जैसा हो जाएगा वैसे ही शरीर के हार्मोन, शरीर के जितने एंजाइम्स और शरीर के और अवयव अपने काम को ठीक से करने लगेंगे। पैंक्रियाज का रोल क्या है, पैंक्रियाज इज सेड टू बी एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में ये एक हार्मोन निकालती है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन, और एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में जो सीक्रेशन करती है उसका नाम है पैंक्रियाटिक जूस। ये जूस चला, अब हम केवल बात कर रहे हैं पैंक्रियाटिक जूस की, यानी एक्सोक्राइन नेचर की, तो ये जूस चला किसी डक्ट से, डक्ट माने किसी नली से, किसी ट्यूब से। अब ये चला, और ये चला इसलिए कि ये सबको क्षारीय बना दे, एल्कलाइन बना दे, जो आ रहा है सेमी सॉलिड लिक्विड। उधर से जब आपने कोई फैट खाया था, मतलब फैट माने ऑयल भी होता है,
फैट माने मांस मछली वगैरह का है, इनमें भी होता है, सब फैट होता है। तो कोई भी फैट का जब आए तो हमारे सेंसर लगे हुए हैं, उन्होंने बताया कि जैसे ही फैट को आया तो फैट के अणु जहां आते हैं तो सेंसर बता देते हैं कि फैट आ गया है। वहां पर लीवर ने बना रखा है बाइल जूस, लेकिन बना रहा है लगातार और उसको भेज रहा है कहाँ, गाल ब्लैडर में। तो गाल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है और स्टोरेज के साथ साथ कंसंट्रेट हो रहा है, कंसंट्रेशन के बाद स्टोरेज कंसंट्रेट दोनों हो रहा है, तो दोनों काम हो रहा है। अब जैसे सेंसर ने बताया कि हमारा भाई अब आया हुआ है, उन्होंने कहा कि आ गया है, कौन आ गया है, तो उनका फैट आ गया है। तो जैसे फैट आ गया है तो वैसे ही वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना शुरू कर देगा नली से, बाइल डक्ट उसको बोलेंगे। तो उस बाइल डक्ट से आया और यहाँ इसने पैंक्रियास से जो आ रही है दोनों मिले। अब मिलने के बाद सामूहिक रूप से दोनों वहां पे एक जगह मिल गए। अब मिलने के बाद उन्होंने कहा, जैसे कहते हैं दो मित्र हैं, उन्होंने कहा भाई तुम वो गोमती नगर से आ जाना और हम जो है शास्त्री नगर से आ जाएंगे, और दोनों चौराहे पे, वो चौराहा उसमें मिल जाएंगे। उस चौराहे पे दोनों मिले, उसके फिर साथ में चले गए स्कूल कॉलेज। तो वैसे ही दोनों आकर यूं मिले, ऊपर से आ रहा है, ये नीचे से आ रहा, दोनों मिले। अब मिलने के बाद अब इनको जाना कहा, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ड्यूडेनम में आके मिला तो दोनों मिले, तीनों दोनों ऊपर से यूं करके मिले और फिर यहां से इसको हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के रूप में इसको जाना जाता है, वहां मिले। तो मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार अगर कोई है तो चाइनीज थेरेपी के हिसाब से वो है पैंक्रियाज, और मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी पैंक्रियाज है। ये मॉडर्न साइंस के आधार पर डॉक्टर वॉल ने इसको कहा कि मॉडर्न साइंस, उन्होंने दोनों स्टडी किया, मॉडर्न साइंस एज वेल एज चाइनीज, तो उन्होंने कहा कि पैंक्रियाज इज मोर इम्पोर्टेंट। तो पैंक्रियाज करस्पॉन्डेंस में अगर आप लगा देंगे, पैंक्रियाज बिल्कुल स्टमक के नीचे लूप में फंसी हुई होती है, स्टमक के जस्ट नीचे लूप में फंसी होती है, और ये बहुत अधिक इसका रोल है मेटाबॉलिज्म में। तो उसको वहां पे लगा दीजिए, ठीक हो जाएगी। इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट हाथ में हो तो एसआई, इंटेस्टाइनल एसआई में लगा दिए करस्पॉन्डेंस में, जहां एसआई करस्पॉन्डेंस आप देखते हैं वहां एलआई चारों तरफ घेरती है, एसआई बीच में रहती है, वहां लगा दीजिए। फूड नॉट प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब, अगर आपको फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए 90% एब्जॉर्प्शन के लिए एसआई जिम्मेदार है, तो अब अगर शोषित मतलब आपने बढ़िया खाना खाया लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो आपको चाहिए कि एसआई करस्पॉन्डेंस में आप लगा दीजिए। मेथी मटर जो भी लगाना चाहिए मटर लगा दीजिए, वर्म्स। एलआई एसआई करस्पॉन्डेंस में अगर पेट में कीड़े हो गए हों तो एसआई एलआई, और आप चाहे तो ये देखिए इसमें तो बहुत बढ़िया बनाया हुआ, इन पर आपने करस्पॉन्डेंस पूरा चारों तरफ घेरा हुआ, तो एलआई है, अब बीच में एसआई है। आप चाहे तो स्टमक करस्पॉन्डेंस में भी लगा दीजिए, क्योंकि स्टमक भी जिम्मेदार होगा, वहां से आ रहे कीड़े। मोशन बाउल्स नॉट प्रॉपर, पेट का पूरी तरह साफ नहीं, एलआई एलआई जिम्मेदार है बाहर निकालने के लिए। अपेंडिसाइटिस है तो कहाँ एलआई, जहां शुरुआत हो रही है वही अपेंडिक्स है। इलियोसिकल वाल्व वहीं पर होगा, इलियम जो है लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, और सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो दोनों के उसमें वहीं पर अपेंडिक्स है। तो अपेंडिक्स को आप उसको ई सीट लगा दीजिए। कोलाइटिस एलआई एलआई पर है। कोलोन, कोलोन से बना है कोलाइटिस, कोलोन बोलते हैं एलआई को। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है तो एसआई एलआई करस्पॉन्डेंस में बांध दीजिए, दोनों दोनों का हो ठीक हो जाएगा। यूरिन रिटेंशन इम्प्रॉपर फ्लो तो यूवी करस्पॉन्डेंस में लगा दीजिए। किडनी स्टोन तो किडनी और यूरिन दोनों के उसमें लगा दीजिए, दोनों के उसमें लगा दीजिए। किडनी किडनी देखिए ये यूरिन ब्लैडर का है और किडनी का पीछे जो है बैक साइड में। ब्लडी स्टूल है तो एलआई एसआई एनएस तीनों पे लगा दीजिए। ब्लड इन यूरिन यूबी करस्पॉन्डेंस में लगा दीजिए। यूट्रस में क्या था, यूट्रस में वहां देखिए यहाँ पर आता, तो यूट्रस यूट्रस में यूट्रस थोड़ा सा और अंदर की ओर जाएगा, जहां पर ये है तो और ऊपर की ओर वहां दोनों का है, तो यूट्रस तो यहाँ होगा, ओवरी यहाँ होगी,
ओवरी और नीचे होगी, कहाँ पर बना हुआ, तो इसके दोनों तरफ, बाएं तरफ दाएं तरफ ओवरी होगी, यूट्रस थोड़ा अंदर की होगा, थोड़ा सा। प्रोस्टेट डिसऑर्डर में देखिए, वहीं प्रोस्टेट का जहाँ है, तो प्रोस्टेट वहीं पर, जैसे ओवरी जहाँ है वहीं उसी तरह वहां पर प्रोस्टेट होगा। इन्फेक्शन ग्रॉइन एरिया में है, वहीं पर लगा ईबी करेस्पॉन्डेंस में। हाथ पैर में लेफ्ट आर्म का डिसऑर्डर, तो लेफ्ट आईएफ अगर लेफ्ट आर्म में है तो देखिए ऐसे ऐसे आप रखेंगे तो लेफ्ट मन इधर होगा, ये लेफ्ट है, तो तीनों को उसमें लगा दीजिए। लेफ्ट शोल्डर अफेक्टेड है, बाएं हाथ, लेफ्ट आईएफ के ज्वाइंट, क्यों, यहीं से शुरुआत हो रही है ना, के ऊपर से यहाँ शुरुआत हो रही है, ऊपर से, ऊपर वाला ज्वाइंट है, तो इस वाले लगा दीजिए मेथी। लेफ्ट एल्बो, तो लेफ्ट एल्बो और नीचे चले जाइए, इस वाले पे लगा दीजिए, जो मिडिल ज्वाइंट में, एल्बो माने मिडिल ज्वाइंट। और लेफ्ट रिस्ट में हो तो और अंदर चले जाइए आप, क्वाड ज्वाइंट। दाहिने हाथ में अगर हो, दाहिने हाथ, अगर दाहिने हाथ तो दाहिने, दाहिने हाथ में जब बाएं तो तुरंत दाहिने में लगाइए, इस तरह मत लगाइए। मेरी आप बिल्कुल मानिए सलाह कि आप प्राइमरी कर, दाहिने हाथ की जब बात है तो दाहिना हाथ ये आएगा, दाहिना हाथ हमारा ये है, आप इसमें मत लगाइए, लेफ्ट लेफ्ट में मत लगाइए, राइट में लगाइए, और राइट में आपका इंडेक्स फिंगर में आएगा, तो यहाँ लगाइए मेन। ये इन्होंने दिखा दिया, ये सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस लगा दिया, लेकिन प्राइमरी करस्पॉन्डेंस पे आप लगाइए, ये आपका बायां हाथ है, ये दाहिना हाथ है, तो दाहिना हाथ इधर आएगा, बायां हाथ इधर आएगा। बायां हाथ हमेशा इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, और दाहिना हाथ आपका राइट इंडेक्स फिंगर में आएगा, तो यहाँ पे लगाइए। राइट शोल्डर इफेक्टेड, फिर राइट वाला यूज करिए, तो राइट शोल्डर कहाँ पर आएगा, राइट वाले में, ऊपर वाले कफ जॉइंट में, इंडेक्स फिंगर में ये कफ जॉइंट में आएगा, वहां लगा दीजिए। राइट एल्बो उसी उसी उंगली में है, राइट इंडेक्स फिंगर के बीच वाले जॉइंट पर। राइट रिस्ट, राइट इंडेक्स फिंगर के थर्ड जॉइंट पर, बात मतलब बात जॉइंट पर, ऊपर वाले जॉइंट, इस तरह लगाइए। लेफ्ट लेग, अब लेफ्ट लेग तो लेफ्ट वाला, लेफ्ट लेग में लेफ्ट हाथ का इस्तेमाल करिए, और लेफ्ट लेग ये आपका ये हुआ लेफ्ट लेग, मिडिल फिंगर, लेफ्ट मिडिल फिंगर, लेफ्ट लेग, उसी में तीनों हिप, हिप मिलेगा, जॉइंट, फिर आपका वो मिलेगा, नी मिलेगा, और नी के बाद नीचे बार बोला एक एंकल लगेगा। फिर राइट में देखिए, राइट में फिर आप यूज करिए, देखिए राइट में यूज करिए, राइट दाहिने पैर, तो राइट वाला यूज करिए, तो आपका राइट आई एफ ना हो करके देखिए, राइट ये हो गया, राइट मिडिल फिंगर हो गया, राइट इज मिडिल फिंगर, राइट मिडिल फिंगर इज राइट लेग, वहां पे लगाइए सब तीनों, वात और पित्त कफ तीनों, फूला है तो इस तरह करिए, राइट एंकल में ये हो जाएगा। हार्मोनल देखिए, ग्रोथ डिसऑर्डर में कहीं प्रॉब्लम हो तो पिट्यूटरी थाइमस पे लगाइए। थाइमस क्यों जिम्मेदार है, क्योंकि थाइमस जो है धाइमा के रूप में है, और 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है, और जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, किशोरावस्था में रहते हैं, धाइमा की जरूरत नहीं रह जाती है। उसी तरह जैसे संसार में धाइमा का कॉन्सेप्ट तब तक है जब तक कि बच्चे किशोर हैं, किशोर होने के बाद फिर उनको न माँ की जरूरत है न धाइमा की जरूरत है, इसलिए जो है वो थाइमस पे, पिट्यूटरी थाइमस में लगाइए। और 14 साल के बच्चों तक के लिए, 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए सलाह यही है कि थाइमस पर जरूर लगाइए, थाइमस ग्लैंड बिल्कुल हार्ट के आसपास होती है, तो वहीं पर उन पर जरूर लगाइए। जनरल हार्मोनल डिसऑर्डर माने जो है सामान्य, तो पिट्यूटरी पर, क्योंकि पिट्यूटरी 7 हार्मोन्स का श्रवण करती है, सिक्रेशन करती है, बहुत ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार अगर कोई है तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो वहां पे लगा दीजिए, सामान्य उसमें हो गया। ये बना चित्र बना है। थायराइड,
थायराइड भी, थायराइड पिट्यूटरी थायराइड दोनों में लगाइए, क्योंकि थायराइड के लिए टीएसएच जिम्मेदार है, तो पिट्यूटरी के लिए, और थायराइड T3 T4। इम्यूनिटी डिसऑर्डर में करिए तो दो पे करिए, थाइमस पे करिए, और हम लोग एक और जानते हैं, अभी हम लोग पढ़ा था प्रतिरक्षा के लिए, इम्यूनिटी डिसऑर्डर के लिए थाइमस नंबर 1, और नंबर 2 पे हम लोग स्प्लीन भी आएगी, वो भी इम्यूनिटी को तय करेगी, तो वहां लगा दीजिए। शुगर डायबिटीज के लिए हो रहा है तो पैंक्रियाज, देखिए ये बहुत समझ में, पैंक्रियाज जिम्मेदार हम लोगों ने कहा था शुगर के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन क्योंकि ड्यूडेनम में है, और लीवर जिम्मेदार था कहाँ के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो इसलिए लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर चाहें तो किडनी भी जोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो किडनी भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि लीवर और किडनी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पड़ोसी हैं। पड़ोसी इस संदर्भ में कि वो लीवर जो काम करता है वो कहता है कि भैया इसको उनको दे दीजिएगा, तो पहले तो लीवर ने चेंज किया, बनाया, बनाने के बाद किडनी दे दिया, किडनी ने उसको बाहर निकाल दिया, तो दोनों मिल करके काम, बहुत से काम कर रहे थे। पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर पे लगाइए, और आपको अब लगता है तो किडनी पे भी लगा दीजिए। इजीली शॉक्ड, फियर इंजरी, आसानी से, तो इसके आसानी सदमा लगना, तो एड्रिनल ग्लैंड जो वर्चुअली कहाँ है, किडनी के ऊपर होती है, उसका काम यही सब है। संकटकालीन परिस्थितियों में वो काम करते हैं, सामान्य परिस्थितियों में कुछ कोई काम नहीं, सिक्रेशन उसके होते रहते हैं। संकटकालीन परिस्थितियों में जिम्मेदार वही है, तो उसको एड्रिनल ग्लैंड पे लगाइए आप। और एड्रिनल ग्लैंड को हम लोगों ने फिंगर नंबर 2 में रखा हुआ है। गायनी डिसऑर्डर, ओवरीज टेस्टिस, वही देखिए सारा वहीं पर है, मेल्स में हो ना, और वो ओवरीज से ऊपर दिखा हुआ हो, और मेल में मैंने ये बना दिया गया है, फीमेल्स में थोड़ा सा ऊपर बना दिया गया है। ओवेरियन सिस्ट, तो ओवेरियन सिस्ट में वही जहां पर ओवरी है उसी पर लगा दीजिए पीसी। इंजरी स्वेलिंग इन टेस्टिस, टेस्टिस में लगा दीजिए जहां पर है। यूट्रस में, यूट्रस की प्रॉब्लम है, ओवरीज में 3 पर, ओवरीज यूट्रस तीनों में लगा दीजिए। ये आपका मेल प्यूबर्टी डिसऑर्डर्स में है, मेल पुरुष यौन विकार पिट्यूटरी में, प्रोस्टेट में, टेस्टिस में, इन सब में लगा दीजिए। यही तो होगा मेल के लिए, पिट्यूटरी में जरूर लगाइए। मेटाफिजिकल डिसऑर्डर, एंगर आ रहा है तो लीवर, गुस्सा, लीवर गार्बेडर गुस्से के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो वहां लगा दीजिए करस्पॉन्डेंस पे। जॉय, बहुत खुशी हुई तो हार्ट इसके लिए जिम्मेदार है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों मिल करके है ना, तो दोनों पेयर ऑर्गन है, तो वहां लगा दीजिए, हार्ट में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। वरी, स्टमक स्प्लीन, चिंता, वरी स्टमक में लगा दीजिए, पेयर ऑर्गन वरी के लिए जिम्मेदार है। सैडनेस के लिए लार्ज लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, वहां लगा दीजिए। फियर के लिए किडनी यूबी जिम्मेदार है, उन पर लगा दीजिए। डिजायर एक्सेस, अगर हार्ट अधिक इच्छाएं हैं तो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन लगा दीजिए। अगर हाईली एम्बिशियस है तो फ्रंट ब्रेन करस्पॉन्डेंस, फ्रंट ब्रेन महत्वाकांक्षी होते तो ब्रेन जिम्मेदार हो गया, स्पाइन करस्पॉन्डेंस में लगाइए और फ्रंट ब्रेन में लगाइए बस। डाउटफुल अगर बहुत हो तो स्टमक और स्प्लीन, स्प्लीन शक करने की बीमारी स्प्लीन की है। विल पावर, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, संकल्प शक्ति, सब में लगा दिया देखिए, लार्ज लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन करस्पॉन्डेंस में। विजडम, किडनी यूबी। सीजनल, स्प्रिंग में, वसंत ऋतु में लीवर गार्डर, क्योंकि उसकी क्या है, ऋतु है, ऋतु वो बसंत ऋतु का ही एनर्जी जो है वो है विंड, और विंड सबसे बढ़िया, विंड और स्प्रिंग सीजन में ही विंड रहती है, तो इसलिए लीवर गार्डर का विंड है, तो वहां लगा दीजिए। समर के लिए हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन वहां लगा दीजिए। रेनी के लिए स्टमक स्प्लीन है। ऑटम, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, सूखा,
एनर्जी है उसकी। विंटर किडनी यूबी, ये ऑर्गन क्लॉक है, ये चाइनीज कंसेप्ट है, ये ऑर्गन उसका नहीं है, चाइनीज कंसेप्ट के हिसाब से ये है। तीन से पांच में फेफड़ों में जो समय हो उसी में अगर कोई हो तो ये वाला जो है इसको देखिएगा, 3 से 5 आपका यहाँ है। 3 से 5 आपका लंग्स में एनर्जी आती है सर्वाधिक, 5 से 7 लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर स्टमक में 7 से 9, फिर स्प्लीन में 9 से 11, फिर हार्ट में 11 से 1, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में 1 से 3, उसके बाद आ जाइए यूबी में, यूबी में 3 से 5, किडनी में 5 से 7, पैंक्रियाज में 7 से 9, ट्रिपल वार्मर में 9 से 11, गॉर्डर 11 से 1, लीवर में 1 से 3। तो ऐसे इस वाले पर इसके बेसिस पे उनका हुआ कि अगर आपका ऐसा है तो आप इनमें भी आप लगा सकते हैं, ये इसके हिसाब से भी आप लगाइए पॉइंट। तो ये तो खैर सरल है उसी हिसाब से। ये उसी का पॉइंट है। लीवर के समय पे लीवर लगाइए। तो ये जो है हम लोगों ने जो पढ़ा, तो उसके हिसाब से ये हमारा तो सीड थेरेपी वॉल्यूम 2 इस पर हम लोग पढ़ रहे थे। और अगली बार जब भी हम लोग करेंगे तो ये किताब जो है हम लोग देखेंगे। इस किताब को जो ये सारी किताबें मैं आपको सबको अवगत करा दूं, सारी किताबें एको प्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान से जारी होती हैं। और ये इसका पता है 49/24A मिंटो रोड प्रयागराज। और इसका मोबाइल नंबर जो इसमें दिया हुआ है वो है 9333510569 दूसरा दिया हुआ है 938911 फिर 1003। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका पता है एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान। इसका पता है 49/24A मिंटो रोड प्रयागराज। मोबाइल नंबर 2 दिए हुए हैं, एक नंबर दिया हुआ है 9335105694, दूसरा दिया हुआ है 9389111003। तो यहाँ पर इस पते पर संपर्क करके कोई भी किताब जो एक्यूप्रेशर संबंधित है उसको आप पा सकते हैं। इसके लिए अलग से हम लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किताबें वहीं से जारी होती हैं। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। हम लोग अपने ज्ञान को जो हमने पढ़ा है उस ज्ञान को समाज को देना चाहते हैं। और समाज के अंदर भी बहुत से लोग विद्वान हैं, उनका जो ज्ञान है वो हम लोग भी आत्मसात करते हैं, उनका ज्ञान भी हम लोग ग्रहण करते हैं। ये ज्ञान जब तक ट्रांसफर नहीं होगा, एक जगह मूव नहीं करेगा, तब तक अपनी जगह अगर ज्ञान रुक जाएगा तो वो जैसे उसमें कोई चीज आप रखते हैं तो फंगस पड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो वैसे ही कोई भी अगर स्थिर रहेगा तो वो ज्ञान आपके पास है, वो आज है कल नहीं है। पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्तगते धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धन। आप पुस्तक में ज्ञान लिखा हुआ है, आपके पास किताबें हैं, लेकिन उन किताबों में ज्ञान है, उस ज्ञान को बांटिए। बांटने से आपका ज्ञान बढ़ेगा,
सामने वाले जिसको आप ज्ञान दे रहे हैं, जिसको बता रहे हैं, उसका ज्ञान बढ़ेगा, तो आपका भी बढ़ा, उसका बढ़ा। कोई ना आपने कुछ दिया ना उन्होंने कुछ लिया, कहीं कोई देने का भाव मत रखिएगा, कोई करता नहीं है, करता केवल एक ही है, ईश्वर। आप आयुर्वेद में पढ़ रहे हैं, ये समझिए, मन बहुत काम करता है लेकिन मन करता नहीं कहलाता है। दिन भर काम करता है, सारा कंटिन्यूअस वर्क करता है, लेकिन उसको करता नहीं कहा जाता। और इसके बावजूद देखिए कि जब भी किसी नए शरीर में प्रवेश करती है आत्मा, तो बिना मन के इंटर नहीं करती है, और जब शरीर में इंटर करती है तो अधिकार पूर्वक करती है, लेकिन मन को लेके करती है, और खुद कोई काम नहीं करते। बिन पग चलई सुनई बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधिनाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी बक्ता पड़ जोगी। तो जब करता मन नहीं है तो आप तो कोई दो चार काम कर रहे हैं, आप कैसे करता हो जाएंगे? करता तो हम तो निमित्त मात्र हैं, और न कोई ज्ञानवान है। अगर कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कोई भी विद्वान, संसार का कोई भी विद्वान अपने को ज्ञानवान मानता है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानवान मन भी नहीं है, ज्ञानवान तो केवल आत्मा है, और आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा है। तो ज्ञान, हम लोग ज्ञान की धारा में है। कोई एक चुल्लू, कोई 2 चुल्लू, कोई 1 लोटा, कोई 1 लीटर, कोई 2 लीटर, ये लेके चल रहे हैं। तो हम लोग अपने ज्ञान को बांटे, स्थिर मत रखें। तो बस यही है खेमका सर का सपना, यही था, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। सिंगल में अगर कहा जाए तो जैसे इन और यांग में हम लोग मानते थे कि इन यांग में निहित है हॉट एंड कोल्ड, इन यांग में निहित है एक्सटर्नल और इंटरनल, उसमें है कि बाहरी की भीतरी, आंतरिक, और डिफिशियंसी और एक्सेस, ये तीनों कंसेप्ट 6 जो है वो इन यांग में समाहित है। वैसे ही इस पहले लाइन में ईच वन रीच वन में सब समाहित है। हम सबके पास जाएं, कैसे जाएंगे? जाना है हमको थ्रू इंटरनेट। कैसे? इतने लोगों में प्रचारित करना है। प्रत्येक व्यक्ति इसमें से अपने को, जो भी हमारे थेरेपिस्ट हैं, 100 थेरेपिस्ट और बनाए खुद, तब जाकर के हमारी विधा जो है पूरे विश्व स्तर में बहुत फैलेगी। हमको 20 लाख थेरेपिस्ट चाहिए इस पॉपुलेशन में, तब जाकर के हम लोग समझ पाएंगे कि ये लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है, सबको मिलकर काम करना चाहिए। अगर कोई ये समझता है कि बड़े भाई को काम नहीं करना, छोटे भाई को काम करना, ऐसा गलत, ये विचार सब गलत है। इसलिए खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए उनको उनके साथ लगना पड़ेगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज ये वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं।